Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से लेट हो गया, ठीक है ना। अपडेट हो रहा था लैपटॉप। तो आज स्टार्ट करते हैं कि जो डिजाइनिंग प्रोसेस है स्क्रू थ्रेड फास्टेनर्स का, उसमें लोड कैसे अप्लाई होता है और किस तरह की क्लैंपिंग की जाती है और कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल जैसे क्या करते थे हम फ्लैंज कपलिंग में, कोटर ज्वाइंट में पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, शियर वाला फार्मूला क्या होगा, बेंडिंग वाला फार्मूला क्या होगा, नट में फेलियर हो रहा है तो क्या होगा, फ्लैंज में फेलियर हो रहा है तो क्या होगा फार्मूला। तो उस तरह के फार्मूलाज वगैरह देखेंगे। ज्यादा टाइम की क्लास नहीं होगी, ये 20 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिए। केवल अटेंडेंस के लिए आते हुए 2 लोग हैं, अटेंडेंस लगा दिए फटाफट। ये सारी चीजें बता दिया है मैंने। ये पोर्शन था आपका, सॉरी, स्ट्रेस इन स्क्रू फास्टेनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोड। तो ऑलरेडी बताया मैंने, 2 अगर मेटल की प्लेट है उन्हें जोड़ना है नट बोल्ट से, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम केसेस में नट एंड बोल्ट यूज होते हैं वो स्टैटिक लोडिंग के लिए होते हैं। वेरिएबल लोड नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग लोड नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कल बताया था आपको। इनिशियल स्ट्रेसेस जो होते हैं पीआई, मतलब इनिशियल फोर्स जो है आपका, फोर्स है तो स्ट्रेस लगेगा, इस वजह से स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इसे कहते हैं प्री स्ट्रेसेस। सपोज करो 2 प्लेट है आपके पास, दोनों प्लेट में होल है। देखो यहाँ पे होल शो कर रखा है इन्होंने डायग्राम में, इस प्लेट में भी दूसरे प्लेट में भी होल है। आपने बोल्ट लगाया, बोल्ट लगा के जब भी नट को टाइट करते हैं तो एक फ्री टाइट करते हैं। जब फ्री टाइट करते हैं तो क्या होता है कि जो नट की थ्रेड है और बोल्ट की थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये कुछ हद तक टाइट हो जाता है, बट प्लेट पे स्ट्रेस नहीं आती है, इस प्लेट पे स्ट्रेस नहीं आती है। जब हम रिंच से क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं तो इस प्लेट पे स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती हैं, कंप्रेशन। क्योंकि आप फोर्स लगाओगे, देखो नट क्या करेगा, इस वाशर को कंप्रेस करेगा और वाशर क्या करेगा, आपको प्लेट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो ये कंप्रेस होगा, आपकी प्लेट कंप्रेस होगी तो एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इस बोल्ट में टेंशन क्रिएट हो जाएगा। एक्सटर्नल टेंशन होता है। आप जो फ्री हैंड से टाइट करते हो उसमें क्या होता है, इनिशियल टेंशन बोलते हैं, जिसे प्री स्ट्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपने इतना टाइट कर दिया अपने हाथ से ही ताकि लीकेज ना हो, मतलब सपोज करो आपने ये इसमें कोई आपने बेशल बनाया, उसमें नट बोल्ट लगा दिया, तो अगर ऐसा लीक करोगे तो उसमें से स्टीम जो है लीक ना करे। या आपके पास कोई स्टीम सिलेंडर इंजन है, उसके ऊपर कवर होगा, उसमें बोल्ट लगेगा, नट बोल्ट, इतना टाइट कर दोगे फ्री हैंड से ही ताकि उसमें लीकेज ना हो, कहीं प्लेट के बीच में से कहीं से स्टीम लीक नहीं होनी चाहिए। तो जो इनिशियल फोर्स होगा, इनिशियल स्ट्रेस होगा, वो हो जाएगा 2840 मल्टीप्लाइड बाई डी टाइम्स न्यूटन। तो ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है, कोड आया होता है। तो कोड आया आपका क्या है, ये पोर्शन है कोड आएगा, ये पोर्शन है आपका कोड आया, ठीक है ना। डीसी आपको बताया है। अगर सपोज करो थोड़ा लूज भी रहा और लीक हल्का फुल्का हो रहा है तो इस वैल्यू का आधा हो जाता है, तब उस केस में जो वैल्यू लेते हैं पीआई की, इसका आधा लेते हैं, हाफ लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट फ्लूइड टाइट लाइक स्टीम इंजन सिलेंडर कवर। जो स्टीम इंजन का सिलेंडर का कवर होता है उसको टाइट करते हैं नट बोल्ट से। तो नट बोल्ट से टाइट करने का मीनिंग ये होता है कि स्टीम लीक ना हो। स्टीम लीक होगा तो आपको जो पावर मिलेगा वो प्रॉपर पावर नहीं मिलेगा। तो पी आई इज इक्वल टू 1420 मल्टीप्लाई डी टाइम्स न्यूटन, ठीक है ना। और देखो फेल होने के चांसेस कब होते हैं नट एंड बोल्ट में, उस केस में, इस केस में स्टीम इंजन सिलेंडर में, जब आपके पास जो बोल्ट होगा उसकी डाया 16 mm से कम, 18 mm से कम होगी, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा रखना, इस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा रखना है, ठीक है ना। ये जो भी बता रहा है, ठीक है, डिजिग्नेशन दिया हुआ है बोल्ट का। सपोज करो आपको इनिशियल टेंशन नहीं पता है, इनिशियल स्ट्रेस नहीं पता है,
तब फार्मूला क्या लगाना, फोर्स इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इनिशियल स्ट्रेसेस मैक्सिमम केसेस में नहीं पता होते हैं, ठीक है ना, तो आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी का पार्ट आता है, लिख सकते हो, जानकारी के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो जो स्ट्रेस एरिया होता है परमिसिबल आपको पता ही है, वर्किंग होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्ट्रेस एरिया जो है आपका पाई अपॉन 4 इन ब्रैकेट डीपी प्लस डीसी डिवाइडेड अपॉन 2। डीपी क्या है आपका, पिच सर्कल डाया दिया रहेगा, डीसी क्या है, कोड आया, इनका एवरेज लेकर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्ट्रेस एरिया यहाँ पर ले लेंगे जब हमें इनिशियल टेंशन नहीं पता होगा, ठीक है। इनिशियल टेंशन दे एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है इनिशियल टेंशन, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी डिजाइन डेटा बुक में लिखा रहेगा कितना होगा। अभी बताया था मैंने फेल्योर, बोल्ट में फेल्योर क्या होगा, तो बोल्ट अगर टाइट करते हो तो बोल्ट सपोज करो इतना टाइट कर दिया, बोल्ट टूट गया, तो सर्कुलरली टूटेगा। तो कहाँ पे टूटता है, जहां पे थ्रेड बना होता है, और कोर जो होता है कोर डाया से ही टूटता है। तो कोर डाया हमारा डीसी है, कोर डाया हमारे पास डीसी है, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस से फेल्योर के चांसेस जो होंगे पी डिवाइडेड अपॉन ए, ये क्या एरिया क्या हो गया पाई अपॉन 4 डीसी स्क्वायर। ये फार्मूला इन्होंने लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर सीयर फेल्योर, अब सीयर फेल्योर क्या है, आप इस बोल्ट को क्या करोगे, नट एंड बोल्ट को टाइट करोगे, सपोज यहाँ भी रिंच लगा सकते हैं, नीचे भी दोनों जगह रिंच लगा करके टाइट करते हैं, एक को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सपोज करो आपने रोटेट कराया, रोटेट करा रहे हो तो हो सकता है, देखो रोटेट कराने पे क्या होगा, रोटेशन होगा, इसमें ट्विस्टिंग होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, फेल होने के चांसेस क्या, सीयर के फेलियर के चांसेस है। अब ये जो फोर्स लगा, अब आपको दिक्कतें होगी, फेल कहाँ से होगा, वो एरिया हमें ढूंढना है जो फोर्स के, इस फोर्स के पैरेलल हो, ठीक है ना। अभी तक तो जो टेंसाइल में तो परपेंडिकुलर था एरिया फोर्स के, अब इसके पैरेलल कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। देखो सरफेस, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होगा, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, सैंक की है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड है, ठीक है ना, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा वही इसके पैरेलल होगा इस फोर्स के। तो क्या हो जाएगा, जो थ्रेडेड पोर्शन है, देखो कह रहा है यहाँ पे विप्त रूट का दिया हुआ, रूट का विप्त दिया हुआ है बी, ठीक है। तो आप देखोगे तो विप्त ए हो गया, विप्त ए भी हो गया, विप्त अभी लेंथ ही मिला, एरिया नहीं मिला, विप्त रूट का विप्त दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ थ्रेड है, तो थ्रेड का मल्टीप्लाई कर दोगे, एन मल्टीप्लाई वी, तो ये पूरी लेंथ मिलेगी, मतलब इस लेंथ मिल जाएगी। और ये कोर का जो पेरीमीटर होगा, कोर का पेरीमीटर पाई डी, तो पाई डीसी, कोर आया क्या, डीसी लिखा हुआ है, तो पाई डीसी, तो पाई डीसी मल्टीप्लाई बी, एन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एच के इक्वल लिख रखा है, कल मैंने बताया था, टाउ डिवाइडेड अपन पी डिवाइडेड अपन पाई डीसी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एच, ये भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे, न्यूमेरिकल में दिया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ये अब कोड है निकालने का एक और फार्मूला है, टॉर्क पता होगा, कितना टॉर्क रिंच से लगाया है मैंने बोल्ट पे, सपोज करो यहाँ पे बोल्ट है, बोल्ट का हेड है, ये बोल्ट है, इसका हेड है, ये नट है, तो नट पे लगाया हुआ रिंच से, तो टॉर्क कितना लगाया पता होना चाहिए। डी पता है, जे पता है आपको, जब ये रोटेट करेगा तो इस एक्सिस का अबाउट रोटेट करेगा, जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जब सीयर निकालना होता है तो वर्किंग सीयर दिया होगा ये परमिसिबल, तो रेडियस निकल आएगा डीसी, रेडियस क्या, डायमीटर, रेडियस निकालो या डायमीटर निकालो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, कैपिटल टी डिवाइडेड अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपॉन आर, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइडेड अपॉन जे मल्टीप्लाई आर। टी आपको पता रहेगा, जे की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता रहेगी क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, पाई अपॉन 32 डीसी टू द पावर ऑफ 4। आर की वैल्यू क्या होती है, कोड आएगा हाफ होता है, जो रेडियस होता है, ये लेंथ जो मिलती है आपको आर सी, ये डी बाई 2 हो जाएगा, डीसी बाई 2 हो जाएगा, तो लिख दिया इन्होंने। तो ये आपका फार्मूला बन गया बेटा, फार्मूला बन गया, देखो टाउ इज इक्वल टू ये 16 टी पाई डीसी क्यूब, तो टाउ वर्किंग पता रहेगा आपको, टी भी पता रहेगा, डीसी निकाल लोगे, ठीक है ना, डीसी इंपॉर्टेंट है। किसी किसी केस में इंपीरिकल रिलेशन में डीसी की वैल्यू मेजर डाया के से रिलेशन बना देता है, मेजर डाया जो नॉमिनल डाया है उससे कुछ रिलेशन बना देता है, डीसी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कितने टाइम्स, किसके नॉमिनल डाया के टाइम्स में, ठीक है ना।
तो नॉमिनल डाया के टाइम्स में डीसी की वैल्यू बना देता है। तो इंपीरिकल रिलेशन आपको डिजाइन डेटा बुक में लिखा रहेगा। ये भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना, किस मटेरियल का हमारा बोल्ट बना हुआ है, तो नट नट को क्या करना है, किस मटेरियल का बनाना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिजाइनिंग होती है। अभी ऑलरेडी बताइए आपको शियर स्ट्रेस क्रॉस द थ्रेड, तो रूट का भी पता रहेगा आपको, देखो रूट का भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता रहेगा, कितने थ्रेड हैं, ठीक है ना, और पेरीमीटर पता रहेगा आपको सिलेंडर का, पाई डीसी दिया हुआ है, ये टोटल एरिया हो गया। जब नट की बात करते हैं, ये भी बताया था मैंने, नट की बात करते हैं तो मेजर डाया लेंगे, नॉमिनल डाया, जो मेटर सैंक की जो डाया है, इसका जो हमारा क्रिस्ट है, इसके नट जो बना हुआ है रेड वाला पोर्शन नट, इसके रूट से जाके कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो डाया लेनी होगी आपको, वो मेजर डाया लेनी होगी। मेजर डाया में नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया मेजर डाया हो गया, तो पाई डी हो गया, पाई डी हो जाएगा। बी वही रहेगा, क्योंकि इस रूट में जो विप्त होगा, इस वाले नट वाले रूट में भी विप्त यही होगा, बी। अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग होगा तो नट बोल्ट एंगेजमेंट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो नट में शियर फेलियर के चांसेस हैं, इस तरह के फार्मूला लिखेंगे आप। अब यहाँ पर देखो कंप्रेशन, कंप्रेशन और क्रशिंग की बात कर रहा है। मेन तो क्रशिंग की बात है, क्योंकि क्या होता है, चूड़ी घिस जाती है, जो भी थ्रेड बने होते हैं वो घिस जाते हैं। तो घिसेंगे कब, देखो ये हमारा नट का फ्लैंक है, ये हमारा जो है बोल्ट का फ्लैंक है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेफ्ट वाला ले लेंगे और इसमें कोई राइट वाला ले लेंगे, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होने से क्या होगा, फ्रिक्शन होने से घिस जाएगा, पूरी तरह से घिसेगा, तो घिसेगा तो जो थ्रेड का जो डेप्थ है यही पोर्शन घिसेगा, ये जो है जो घिसेगा वो थ्रेड का जो पोर्शन है वही घिसेगा, बीच में कोड आया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो घिसने का मीनिंग ये है कि हमें चाहिए एरिया, एरिया जो होना चाहिए, क्रशिंग की बात कर रहा है, कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो फोर्स इधर से लगा रहे हो आप, ठीक है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंसाइल, क्योंकि डायग्राम में मैंने शो कर रखा था। तो आप देखोगे जब फोर्स टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसमें घिसने के चांसेस है पोर्शन पे। एरिया क्या हो जाएगा इसका, ऊपर का जो एरिया निकालेंगे मेजर डाया, तो मेजर डाया निकालेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा कोर का, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से माइनस कौन सा करेंगे, पाई अपॉन 4 डी सी स्क्वायर, तो हमें इस पोर्शन का अप्रोक्सीमेटली एरिया निकलेगा, अप्रोक्स एरिया निकलेगा, ठीक है, स्लोप है, ठीक है ना, घिसते 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 खत्म हो जाता है। तो देखो ये एरिया जो मिल रहा है, इस जो फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। कल मैंने बताया था, ठीक है ना, 2-3 बार मैं बता देता हूँ, ताकि ये रहे कि सर बता रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर 1-2 बार और बता देता हूँ मैं। तो ये सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका, तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। तो पाई अपॉन 4 इन ब्रैकेट मेजर डाया का स्क्वायर माइनस माइनर डाया का स्क्वायर, माइनर डाया क्या है, डीसी है, कोड आया, ये लिख रखा है यहाँ पे। और कितने नंबर ऑफ थ्रेड है, एक थ्रेड के लिए निकाला हमने, तो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड एन है, तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पूरे लेंथ पे हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्रशिंग पूरे लेंथ पे हो जाएगी। और भी जो एरिया घिसेगा वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, जो लेंथ मैंने खींच रखा रेड वाला, इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा, ठीक है ना। ये तो बताया था बेंडिंग वाला, ठीक है ना। बेंडिंग यहाँ पे क्या है कि सपोज करो एक टेपर्ड सेक्शन है, दूसरा है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, होल करोगे, ठीक है ना, ये आपने बोल्ट लगाया है, नीचे वाले में भी थ्रेड है, ऊपर वाले में भी थ्रेड है, बोल्ट में भी थ्रेड है, तो टाइट करोगे तो ये स्लोप मिलेगा, क्योंकि वेजेज एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा गैप मिलेगा, तो इसे एक्स कहते हैं, जो डिफरेंस मिलता है एक्स हो गया, ठीक है। ये सैंक की लेंथ है, जितना पोर्शन थ्रेड नहीं होता वो सैंक है, ठीक है ना, जितना पोर्शन कितना सैंक देख लेना, बताया मैंने, देखो इसमें बोल्ट में सैंक कितना पोर्शन है, तो सैंक की लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस बोल्ट की यंग्स मॉडुलस, देखो जब टाइट करोगे इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी, बेंडिंग बहुत कम होता है, ठीक है ना, बेंडिंग बहुत कम होता है नट बोल्ट में, तो ये बहुत माइनर इफेक्ट है इसका, ठीक है ना। बेंडिंग के केस जो होते हैं माइनर इफेक्ट में आते हैं, इसलिए वो कंसीडर नहीं करते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी, इसकी जरूरत जब पड़ेगी तब बताऊंगा।
ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसकी थ्योरी आती है, हर साल आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनना आप। व्हेन बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोड, शॉक लोड का मतलब ये है कि सडन उस पर लोड लग रहा है, ठीक है ना। एज इन केस ऑफ सिलेंडर हेड बोल्ट, सिलेंडर का जो हेड होता है, ठीक है ना, सिलेंडर के साथ माउंटेड होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हेड को नट बोल्ट से टाइट करते हैं, ये देखो उस पे जो बोल्ट लगा होता है, उस बोल्ट की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सडन क्या होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है सिलेंडर के अंदर, तो शॉक लोड डेवलप होता है किस पे, बोल्ट पे, क्योंकि बोल्ट ही क्या होता है, नट बोल्ट से जोड़ते हैं तभी वो क्या होता है, एंगेजमेंट में होता है, नहीं तो लूज रहेगा, ठीक है। इंटरनल कंबशन, द रेजिलेंस ऑफ बोल्ट शुड बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज एट द थ्रेड, ठीक है ना। जो बोल्ट है हमारा, बोल्ट में जो रेजिलेंस होगा, ठीक है ना, वही प्रिवेंट करेगा थ्रेड फेल्योर को, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास लेंथ मिल रही है, पूरी लेंथ है, इसी पे डिपेंडेंट होता है, और कितनी सैंक की लेंथ होनी चाहिए और कितना पोर्शन थ्रेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी सिलेंडर के हेड को सिलेंडर के साथ फिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें नट बोल्ट जो लगाते हैं, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी संरचना कैसी रखनी है, ताकि इसके फेल्योर के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है ना, काफी दिनों तक ये चले, ठीक है ना, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। ये सब चीजें देख करके बोल्ट बनाई जाती है, इसके लिए सिलेंडर हेड बोल्ट जो होते हैं वो बनाई जाती है। अब देखो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। इन एन ऑर्डिनरी बोल्ट, इन एन ऑर्डिनरी बोल्ट सो इन फिगर, ये सिंपल बोल्ट है आपका, जो आप घरों में यूज करते हो, ठीक है ना, सस्ता होता है, ठीक है ना, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस इसमें डेवलप नहीं होता है, क्योंकि लाइट लोड के लिए यूज करते हो। द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स लोड अप्लाइड एक्सियली इज कंसंट्रेटेड ऑन द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बोल्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो वीकेस्ट सेक्शन होता है बोल्ट का, वो होता है कोर डाया, ठीक है ना। कोर डाया होता है, वही वीकेस्ट सेक्शन होता है, क्योंकि उस वही जो सेक्शन है उसकी सैंक के रिस्पेक्ट में उसकी डाया कम है, तो वो वीकेस्ट पोर्शन होता है जहाँ पे थ्रेड होता है। और थ्रेड बना होता है तो थ्रेड पे क्या होता है, शार्प एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी वहाँ ज्यादा होता है, तो वहां से टूटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं जो थ्रेडेड पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। weakest part of the bolt, that is a cross sectional area at the root of the thread, ठीक है ना, रूट ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के रूट, थ्रेड का रूट है वो कोर डाया का आउटर पॉइंट होता है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेस इन द थ्रेडेड पार्ट ऑफ द बोल्ट विल बी हायर देन द सैंक, क्योंकि देखो बताया मैंने, जो थ्रेडेड पोर्शन है वहां पे कॉर्नर्स मिलते हैं, ठीक है ना, शार्प एजेस मिलते हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, फेलियर के चांसेस ज्यादा। सैंक क्या है हमारा, सैंक भी कोई थ्रेड नहीं है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पोर्शन सैंक है जहां पे थ्रेड नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, हेंस ए ग्रेट पोर्शन ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब एट द रीजन ऑफ थ्रेडेड पार्ट, थ्रेड के पास ही ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यही पार्ट फेल होने के भी चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। और ये छोटा पार्ट होता है, जो थ्रेड वाला पार्ट स्मॉल पार्ट होता है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है इस पोर्शन पे, तो फेल होने के चांसेस भी यही ज्यादा हैं। अब फेल ना हो इसके लिए क्या करना है आपको, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चेंजेस करने हैं बोल्ट में, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, क्या क्या होने चाहिए। If the shank of bolt is turned down to the diameter equal or even slightly less than the core diameter, जो सैंक का डाया है वो कोर डाया के इक्वल हो जाए या उससे थोड़ा कम हो जाए, तब उस केस में हमारा पूरा का पूरा बोल्ट जो है, ये पूरा का पूरा बोल्ट जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ये डायग्राम में नीचे शो कर रखा, देखो यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन करके इन्होंने क्या किया है, इसकी डाया को कम कर दिया है, सैंक की डाया, यहाँ पे सैंक की डाया ज्यादा है और यहाँ पे क्या कर रखा है, कम रखा है।
तो ये जो सैंक का डाया है कोर के डाया के इक्वल हो जाएगा, कोर ए। तो पूरा का पूरा बोल्ट क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। द सैंक ऑफ बोल्ट विल अंडरगो ए हायर स्ट्रेसेस, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट सैंक विल अब्जॉर्ब ए लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी। इस तरह से जब कर देते हैं तो क्या होता है, जो सैंक हमारा है ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जो शॉक एनर्जी है, ठीक है ना, सडन लोड के वजह से। तो जो जो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी इस कोर पोर्शन पे, कोर वाले जहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं, कोर पोर्शन पे अब्जॉर्ब हो रहा था, जहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाता है सैंक में। द बोल्ट इन दिस वे बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर। अब मटेरियल रिमूव कर दिए तो एक लाइटर भी हो गया और स्ट्रॉन्गर भी हो गया, ठीक है ना। मटेरियल हटाने का मतलब वेट कम हो जाना। इट इंक्रीज द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब शॉक मतलब सडन लोड जो लग रहा है वो, उसके वजह से जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है इसकी, ठीक है ना। रेजिलियंस एनर्जी होती है जो स्टोर्ड हो जाती है इसमें। ऑफ एन इंक्रीज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मतलब इस बोल्ट की मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है। दिस गिव्स अस बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। पहले बता दिया मैंने, पूरे बोल्ट की स्ट्रेंथ जो होती है यूनिफॉर्म हो जाती है। किस केस में, जब सैंक की डाया को हम क्या करते हैं, कोर के डाया के इक्वल कर देते हैं, थ्रेड पोर्शन के कोर जो बने हुए हैं। हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, कैसे हम बोल्ट को बिना टर्निंग ऑपरेशन से ही उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। ये डायग्राम मैंने शो कर रखा, थर्ड वाला। तो सेकेंड मेथड क्या है, a second alternate method of obtaining the bolts of uniform strength shown in figure। क्या करते हैं, in this case an axial hole is drilled through the head as far as the thread portion, such as the area of the shank become equal to the root area of thread। आपको तो समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, ड्रिल कर देते हैं। देखो ये सैंक का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सैंक का पोर्शन है। अब इसके अंदर एक ड्रिल कर दिया है, ड्रिल करने से भी मेटल कम हो जाएगा अंदर। अब ड्रिल कितना करना है, ड्रिल करोगे तो होल बनेगा इसमें। तो ये होल की डाया कितनी होनी चाहिए, होल की डाया देखो कितनी होनी चाहिए। अब देखो पहले तो ये आउटर डाया जो होनी चाहिए हमारी डी नॉट है इसकी, और कोर डाया जो डीसी है यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल डी भी लिखते हैं, कैपिटल डी इसमें लिखा हुआ डायग्राम में, तो कैपिटल डी के बारे में तो देखो आउटर जो एरिया हो जाएगा इसका π/4 डी नॉट स्क्वायर, ये थ्रेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, हो गया माइनस π/4 डीसी स्क्वायर। तो जो देखो जो गैप हुआ वो हो गया एरिया का π/4 डी स्क्वायर। मान लिया हमने जो गैप आया एरिया का वो π/4 डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू जो हो गई हमारी √d0² √d0² माइनस डीसी स्क्वायर। अब ये सपोज करो डी ना लिख करके हम d1 लिख दें, इसको कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत कम डाया आती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, होल कर देते हैं। कितना पोर्शन, ये जो थ्रेड का एंड दिख रहा है आपको, इस पोर्शन से थोड़ा सा जस्ट पहले रखते हैं। ज्यादा अंदर कर दोगे तो आप वीक सेक्शन हो जाएगा, इधर टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इतना हम होल कर देते हैं। और इस होल की डाया जो है हमारे पास वो क्या होगी, देखो d0 π/4 d0²। सीधी सी बात है कि इस तरह से आपको डी निकालना है, कितना ड्रिल हमें करना है बोल्ट के अंदर। तो π/4 d0² माइनस π/4 dc² इज इक्वल टू वो एरिया जो जिसे जितना होल करना है उसको लिख देते π/4 d²। उसके बाद ये क्या हो जाता है, डी की वैल्यू आ जाती है। तो इतना डायमीटर का हमें होल करना होगा। तो जो ये स्ट्रेंथ मिल रही, देखो जितना पोर्शन मेटल का ऊपर पड़ा हुआ है नीचे पड़ा हुआ है, इसकी जो डाया हो रही है इसकी सैंक की डाया की इक्वल हो जाएगी। तो हमारा पूरा का पूरा बोल्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है। सेकेंड मेथड है कि हम सैंक के अंदर होल कर दें।
अब देखो कुछ थ्योरीज वगैरह दिए हुए हैं। डिजाइन ऑफ यूनिफॉर्म बोल्ट स्ट्रेंथ की थ्योरी खत्म हो गई। यहाँ पे फिर हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ नट। नट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। बोल्ट का पोर्शन हो गया सारा का सारा। देखो वेन अ बोल्ट एंड नट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। मान लो बोल्ट और नट दोनों माइल्ड स्टील के बने हुए हैं, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ नट, ठीक है ना, ये देखो मैंने डायग्राम शो कर रखा है, इसको लेंथ कह रहा है, ठीक है ना। ये जो लेंथ है इसकी एक तरह से आपको लग रहा होगा थिकनेस है, तो ये जो हमारे पास नट है उसकी जो लेंथ होगी वो जो हमारे पास बोल्ट है बोल्ट के डाया के इक्वल होगी। लिखा हुआ नट इज मेड ऑफ इक्वल टू द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। बोल्ट के नॉमिनल डाया के इक्वल होगा, ठीक है ना, को डाया के इक्वल नहीं होगा, मेजर डाया के इक्वल होगा। जो आउटर डाया है, जो सैंक की डाया है, उसकी बात कर रहा है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो थ्योरी के पार्ट्स हैं, जो एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं। इफ द नट इज मेड ऑफ वीकर मटेरियल, मतलब सपोज करो यहाँ पे जो हमारा बोल्ट बना हुआ है माइल्ड स्टील का बना हुआ है, ठीक है ना, और बोल्ट हमारा एल्युमिनियम का बनाना है, तो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा रखेंगे, ठीक है ना। जो नट की लेंथ है थोड़ा ज्यादा रखेंगे, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है नॉमिनल डाया उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 गुना रखेंगे डायमीटर का, जो नट की लेंथ है, नट की हाइट है। इफ द नट इज मेड ऑफ weaker material than bolt, then the height of nut should be larger, such as 1.5 times d, ठीक है ना। गन मेटल मटेरियल है। 2d कास्ट आयरन के लिए, 2.5d एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का देखो ज्यादा आ रहा है, इसको तो भूल जाओ, सीधी सी बात है। मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ कि अगर नट का जो मटेरियल है बोल्ट के मटेरियल से वीक है, तो आपको उसकी जो हाइट है, ये बोल्ट की हाइट है, उसको ज्यादा रखनी है, लेंथ ज्यादा रखनी है, ठीक है ना। इन केस ऑफ कास्ट आयरन और एल्युमिनियम नट इज यूज, जब भी कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का नट यूज करते हैं तो मैक्सिमम केस में उसमें वी थ्रेड बनाते हैं।